एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के बारे में, इसकी मीनिंग, मेथड्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहले हम बात कर रहे थे कैपिटल बजटिंग होता क्या है। कैपिटल बजटिंग मेनली 2 वर्ड से मिलकर बना है, कैपिटल और बजटिंग। आप पहले देख लेते कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स ऑल दोज एक्सपेंसेस जो कि कंपनी करती है। सपोज कोई परचेज, फिक्स एसेट परचेज कर लिया, इक्विपमेंट को परचेज किया, कोई फिक्स एसेट या इक्विपमेंट की रिपेयर करा दिया, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंड, तो इन सब के लिए जो कैपिटल को यूज़ होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ बजटिंग। बजटिंग मीन्स ऐसे प्रोजेक्ट में कैपिटल को इन्वेस्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो ये हो जाता है बजटिंग, कि इस तरह प्रॉफिट हम कैपिटल को इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को। तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग क्या इवेलुएट करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को। अब प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज डिटरमाइन वेदर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब कैपिटल बजटिंग से क्या पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है और इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना। मीन्स हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कितना हमें उस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलेगा। तो ये सब कुछ किसे पता चलता है? ये कैपिटल बजटिंग के थ्रू पता चल जाता है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहला जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। तो कैपिटल बजटिंग से क्या पता चलता है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर हमें इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर में इन्वेस्ट करें तो क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो हम इसके थ्रू हम प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल हो सकता है। कैसे? कि हमने प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट किया तो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहीं वेस्ट नहीं हुई। मैनेजिंग रिस्क, हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो हमने इसी में इन्वेस्ट कर दिया और हमें इससे प्रॉफिट हो गया, तो हमने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया। देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को भी प्रॉपर यूटिलाइज कर देंगे। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेथड। तो देयर आर 3 मेथड्स होते हैं इसके: पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एक एक करके हम इनके एक एक मेथड के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पे बैक पीरियड मेथड। अब पे बैक पीरियड मेथड एक जो फर्स्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है कि द पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो ये मेथड बताता है कि कितना टाइम लगेगा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कवर करने में। ठीक है, कैसे और क्लियर समझते। सपोज हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी, हमें कोई एसेट परचेज की है। ठीक है, उस एसेट को परचेज करने में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, सपोज हमने एक मशीन परचेज करी, उस मशीन को हमने 1 लाख में परचेज किया, कंपनी ने परचेज की। अब क्या होता है कि उस 1 लाख में कि कंपनी की वो मशीन कब हमें वो 1 लाख रुपए वापस करेगी, कि हम उससे इतना कब टर्नओवर कर लेंगे कि हमें जो प्रॉफिट होगा उससे वो 1 लाख का हो जाए। ठीक है, और कि क्या पता हो उस 1 लाख से ज़्यादा भी अर्न कर ले कंपनी। ठीक है, तो पे बैक पीरियड की कितने टाइम पीरियड में वो पर्टिकुलर अमाउंट वापस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और द लेंथ ऑफ टाइम एन इन्वेस्टर नीड्स टू रीच अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये बेसिकली मेथड बता देता है कि कितने टाइम में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो जाएगी। तो फर्स्ट है कि अगर शॉर्टर पे बैक होगा तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है, मीन्स कि जल्दी ही पैसे वापस हो जाएंगे। वाई लॉन्गर पे बैक है तो लेस डिज़ायरेबल है। लेस डिज़ायरेबल कि मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने करी है लेकिन उससे जो पे बैक पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, कि हमने सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं कहीं कोई एसेट परचेज की, लेकिन हमारा जो पे बैक पीरियड है वो 5 ईयर्स का है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लेस डिज़ायरेबल होती है कि नहीं, हमें इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द एनुअल कैश फ्लो। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट होती है उसको हम कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पे बैक पीरियड आ जाता है। अकाउंट एंड फंड मैनेजर यूज द पे बैक पीरियड टू डिटरमाइन वेदर टू गो थ्रू विद एन इन्वेस्टमेंट। अब अकाउंट ऑफ फंड मैनेजर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें उस इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है कि नहीं जाना है। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है तो ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट के साथ जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है?
इसमें इन्वेस्टर और बिजनेस को ये पता चल जाता है कि वेदर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है, इसमें जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो उसको कंपैरिजन किया जाता है कि कितना हमने कैश इनफ्लो कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना कैश आउटफ्लो होगा एट द प्रेजेंट वैल्यू। तो NPV टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क फैक्टर्स। अब इसमें क्या है कि टाइम वैल्यू देखा जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होएगा, अगर NPV कैलकुलेट किया, आपने देखा यहाँ पे जो फॉर्मूला है RT अपॉन 1+I का होल स्क्वायर T, तो T हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ द कैश फ्लो, कितने टाइम में कैश फ्लो हमारा हो रहा है, देन क्या डिस्काउंट रेट है, देन क्या नेट कैश फ्लो। तो अगर अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, आखिर इस मेथड से कैसे पता चलेगा वेदर हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो अगर NPV जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो कंपनी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इट्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट द वैल्यू। अगर NPV 0 से लेस है मीन्स रिजेक्ट द वैल्यू, क्योंकि उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट को लॉस्ट होने का खतरा है, कि इन्वेस्टमेंट नहीं से प्रॉफिट नहीं होगा। अगर NPV 0 है तो क्या होएगा, न्यूट्रल होगा, कि मतलब जो प्रॉफिट होगा, प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी वो कॉस्ट के ही इक्वल होगी, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता होएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि इज द रेट एट विच प्रोजेक्ट रिटर्न इक्वल टू इट्स कॉस्ट। ये बेसिकली एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इससे कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट पता चलता है कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उतना इन्वेस्टमेंट कब कॉस्ट के इक्वल होगा। सो इट इज़ द ब्रेक वेयर द प्रोजेक्ट्स प्रॉफिट मैच इट्स इन्वेस्टमेंट। सपोज अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख के प्रॉफिट के इक्वल हो जाए, वो हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो मतलब कंपनी प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो 1 लाख से कम हो गया तो वो लॉस में हो जाएगा। सो थिंक ऑफ IRR लाइक दिस, कैसे, इफ IRR इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है मीन्स द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, सही है। देन अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको रिजेक्ट कर देना। बट अगर प्रोजेक्ट जो है वो जो IR है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट के इक्वल है, तो क्या है, प्रोजेक्ट ब्रेक इवन से एंड रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मीन जितना हमने इन्वेस्ट किया था उतना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ने वापस कर दिया, ना तो प्रॉफिट में है ना ही लॉस में। सो ये क्या होता है, IR सिंपल वे टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट वेयर टू एलोकेट रिसोर्सेज। तो ये क्या बताता है कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बेटर अपॉर्चुनिटी, कहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। अब इसका जो मेथड होता है वो होता है 0 इज इक्वल टू NPV सिग्मा CT अपॉन 1+IRR होल स्क्वायर T माइनस 0। यहाँ पे CT क्या होता है, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, T होता है हमारा नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, देन C हो जाएगा टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, IRR हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये था हमारा कैपिटल बजटिंग और उसके कुछ मेथड्स हम